नमस्कार। आप सभी का स्वागत कर रहे हैं हम अपने कार्यक्रम यात्रा में और आज बहुत एक्साइटमेंट भी है मन में और खुशी भी है कि आज हम आपके बीच में लेकर आए हैं जिन्हें अगर हम उनकी बात करें तो वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने कि भारतीय नौसेना से लेकर शैक्षिक जगत तक हर जगह अपनी छाप छोड़ी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर सुनील राय जो कि चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़ देहरादून उत्तराखंड, जो कि NIRF की अगर रैंकिंग की बात की जाए तो इज़ अंडर 50 रैंक्ड। तो सर की अगर मैं बात करूँ तो इनका 45 वर्षों का एक्सपीरियंस है जिसमें से कि 22 साल तो सर कहते हैं कि उनके एकेडमिक्स के ही बढ़ते जा रहे हैं और जहाँ तक उनकी एकेडमिक्स की बात करनी है तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे कि सर ने कई तरह के कोलैबोरेशंस कराए हैं और नई पीढ़ी के लिए रिसर्च और इनोवेशन को लेकर बातें करी हुई हैं और उनको गाइडेंस दी हुई है। भारतीय नौसेना से भी इन्होंने अनेक तरह की परियोजनाओं का नेतृत्व किया एवं इनके अनुभवों को लेकर आज हम इनके साथ बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले डॉक्टर राय, आपका स्वागत है रेडियो घाम छाया के इस कार्यक्रम यात्रा में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, जैसा कि आपके इंट्रोडक्शन में ही हमने कहा कि भारतीय नौसेना से लेके शिक्षा जगत तक ये जर्नी कैसी रही और ये कैसे हो गई, आपके लिए ये चेंज कैसा रहा है, और अगर आप इसके ऊपर पहले थोड़ा सा हमें प्रकाश डालकर बताएं तो। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। सबसे पहले मैं रेडियो घाम छाया और मैडम मधु जी को और आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं अपने कुछ अनुभव आपके साथ साझा कर सकूं। जैसा आपने मुझसे पूछा कि मैं अपनी यात्रा के बारे में बताऊं, डिफेंस और से लेकर के ये एजुकेशन जगत तक, तो मैं शुरू करना चाहूँगा थोड़ा सा पीछे 1967, 65, 66 वहाँ से। एक छोटी सी जगह थी, अब उस समय बहुत बड़ा रेलवे का एक जंक्शन होता था, बीना जी। मेरे पिताजी रेलवे में ड्राइवर थे और बीना में मैं वहाँ पढ़ा करता था। तो मध्य प्रदेश में एक सैनिक स्कूल रीवा करके एक सैनिक स्कूल है जी जी। तो बीना बहुत छोटी सी जगह थी। मैं वहाँ से रोज अपने फादर को जब खाना डब्बा देने जाया करता था तो कई बार मिलिट्री स्पेशल्स निकलती थी। तो एक फादर की भी इच्छा थी कि मैं रेलवेज ना ज्वाइन करके आगे जाके डिफेंस में ज्वाइन करूं। तब से फिर वो यात्रा चालू हुई, तैयारियां की, फिर सैनिक स्कूल की परीक्षा दी, सैनिक स्कूल में सिलेक्ट हो गए और अच्छे नंबरों से हो गए तो स्कॉलरशिप्स भी मिलती रहीं। सो आई जॉइंड सैनिक स्कूल रीवा इन 1969 क्लास 6th में। तो 6 से लेकर के 11th तक, उन दिनों 11th ही होती थी, 12th नहीं होती थी। तो तब तक मैं सैनिक स्कूल रीवा में रहा और वहीं से सैनिक स्कूल रीवा से ही मेरा NDA में सिलेक्शन हो गया, 54th NDA के कोर्स में। और उसके बाद से फिर नेवी का यात्रा चालू हुई। कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं। मैं जब सैनिक स्कूल गया तो मैंने पाया कि मैं क्लास में अपने सबसे छोटी हाइट का था, कुछ कमज़ोर भी दिखता था। तो मैं डिफेंस में ज्वाइन कर पाऊंगा या नहीं, फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं डिफेंस नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा। तो मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो गया। मैंने अपने पिताजी से पूछा कि जब मैं 11th में था और मैं SSB इंटरव्यू के लिए जबलपुर आ रहा था, मैंने उनसे पूछा, मैं कहा डैडी अगर मैं नहीं सिलेक्ट हुआ तो बोले नहीं, ऐसा सोच के नहीं जाओ, बिल्कुल आप जाइए और आप सिलेक्ट होके ही आना, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। सो मैं जब NDA गया तो थोड़ा सा एक शक था कि क्या मैं, हाइट भी कम थी, हेल्थ भी थोड़ी कमज़ोर थी। पर एक बार NDA चले गए तो उसके बाद में जिस तरीके की फ़ौज की ट्रेनिंग है
एक छोटा सा कमज़ोर छोटे गांव का बच्चा जो इंग्लिश भी ठीक से नहीं बोल सकता था। अब परिवर्तन आते गए, मेरे जितने भी गुरु हैं, उस्ताद हैं, उन लोगों ने मिलकर के मुझे एनडीए की, तो एनडीए जब मैं ज्वाइन किया तो मैं एक औसत कैडेट था, पर 3 साल एनडीए के निकलते निकलते काफ़ी परिवर्तन आ गया। फिजिकली भी मैं बहुत अच्छे, मैं हॉकी टीम्स में खेलने लगा, घुड़सवारी भी अच्छी करने लगा, और उसके बाद में फिर मैंने नेवी ज्वाइन की एज अ बेस्ट नेवल कैडेट फ्रॉम। तो मुझे स्कूल से भी गोल्ड मेडल प्रदान हुआ था। मैं एनडीए की परीक्षा में पूरे इंडिया में 3rd आया था 1975 में। उसके लिए वाह। मुझे एमपी गवर्नमेंट ने गोल्ड मेडल दिया था। और फिर उसके बाद मैं नेवी एनडीए से भी मैं बेस्ट नेवल कैडेट पास आउट हुआ, और फिर मैं नेवी ज्वाइन कर ली। नेवी में अलग अलग जहाज़ों पे ट्रेनिंग मेरी हुई। पहले आईएनएस दिल्ली एक पुराना जहाज होता था, उस पर 6 इंच की बड़ी बड़ी तोपें हुआ करती थी। कोचिन से शुरू हुआ सफ़र, जी। और ये यात्रा फिर बढ़ते बढ़ते बॉम्बे आई, लोनावला आई। लोनावला में नेवल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, और फिर नेवी की इंजीनियरिंग ब्रांच ज्वाइन करने के बाद में कई जहाज़ों पे मैंने नौकरी की। आईएनएस नीलगिरी, उदयगिरी, शक्ति, विक्रांत, इन सब जहाज़ों में अलग अलग टाइम पे अलग अलग कैपेसिटीज़ में काम किया। नेवी में से ही मैं करते करते बीई हो गया, ओके। एमई हो गया, एमई इन मेरीन इंजीनियरिंग, और फिर नेवी ने ही मुझे आईआईटी बॉम्बे भेजा ताकि मैं कुछ कंप्यूटर्स वगैरह सीख के नेवी का मॉडर्नाइजेशन करूं, कुछ कंट्रोल सिस्टम्स बनाऊं, जिसको मैंने काम किया। तो नेवी का जो यात्रा है वो बड़ी संपूर्ण थी। पर्सनल डेवलपमेंट, टेक्निकल डेवलपमेंट, और देश का जैसे जैसे उत्थान होता रहा वैसे वैसे हम लोग भी डिफेंसेस में और नेवी में इन पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में हम लोग काफ़ी एडवांस होते रहे। आज इस समय जो हमारी फोर्सेस हैं वो टेक्निकली बहुत एडवांस्ड हैं। जी। तो और फिर वहाँ से 99 में एक रिक्वायरमेंट आई थी कि एक नेवी का एक शिपयार्ड था डिफेंस का। जी। नेवी का तो नहीं कहेंगे, पर नेवी के शिप्स बनते थे उसमें। तो उसमें आवश्यकता थी एक ऐसे व्यक्ति की जो मेरीन इंजीनियरिंग समझता है, कंप्यूटर समझता है, और जो एंटरप्राइज सॉल्यूशंस वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकता है। ओके। तो कम से कम मेरे पहले कुछ 6-7 लोग गए, वो नहीं कर पाए थे। मेरा सौभाग्य था, शायद मुझसे ही होना था। तो मैं वास्को गया 99 में, और गोवा शिपयार्ड में मैंने फिर वो ERP इम्प्लीमेंट किया। वो भी एक बहुत अच्छा अनुभव था। उसके मैं साझा करूँगा आपसे जो अनुभव हुए हैं वहाँ। जी बिल्कुल। और फिर उसके बाद में 2001 से जब मैंने अपना वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर दिया, मेरी रिक्वायरमेंट थी बॉम्बे आने की, क्योंकि मैं चूँकि नेवी से रिटायर हुआ था, हम लोग बॉम्बे में सेटल हो गए थे। तो बॉम्बे में एक SP जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है जो इस समय टॉप 5 में है। उस समय वो टॉप 10 में था। तो वहाँ पे एक रिक्वायरमेंट आई, मैंने वहाँ अप्लाई किया, और वहाँ पे मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने ज्वाइन किया 2001 में। कुछ इतना अच्छा वहाँ कार्यकाल रहा कि 6 महीने में ही उन्होंने मुझे प्रोफेसर पे प्रमोट कर दिया। इवेंचुअली मैं वहाँ का डायरेक्टर हुआ। 2005 से 2008 तक मैं वहाँ डायरेक्टर था। उसके बाद में फिर मैंने नारसी मोंजी, जो दूसरा एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट का स्कूल, वहाँ मैं डीन था। गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में भी मैं डायरेक्टर था, और एक बीच में एक एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से एक मुंबई बिजनेस स्कूल भी मैंने कुछ मेरे अमेरिकी सीनियर्स के साथ में उसको शुरू किया था। वो भी अच्छा स्कूल चला। बाद में वो एक एडिकॉम कंपनी है, उसने उसको एक्वायर कर लिया था। तो ये एक पहला सेक्शन जो था मेरा वो मैनेजमेंट एजुकेशन में था, फ्रॉम 2001 टू 2014। 2015 से फिर अपॉर्चुनिटी मिली मुझे यूनिवर्सिटी सिस्टम में सेवा करने की। पहले मेरा NIIT यूनिवर्सिटी नीमराना में प्रो वाइस चांसलर बन के गया। और वहाँ से फिर जोरहट, आसाम, और काजीरंगा यूनिवर्सिटी, उसमें वाइस चांसलर के पद पे गया। वो यूनिवर्सिटी एक तरीके से लगाई मैंने। अच्छा। और उसके बाद में तो आसाम का बड़ा अच्छा अनुभव रहा। 2017 से 2019, 17, 18, 19, 3 साल पूरे मैं पूना में था, MIT आर्ट्स डिज़ाइन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। ऑलराइट। तो बेसिकली मैं मैरीन इंजीनियर हूँ, इंजीनियरिंग से हूँ, और मैनेजमेंट तो डिफेंस सिखाती है। मैंने मैनेजमेंट का MBA HR से किया हुआ है। ओके। SP जैन में मैंने PhD कर ली थी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में। ओके।
तो इस तरीके से कंप्लीट पैकेज बन गया था कि मैं बड़े इंस्टीट्यूशंस को हेड कर सकूं। तो फिर वहाँ से फिर पूना गया। वो आर्ट्स डिज़ाइन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जैसा उसका नाम है। वहाँ जाके मैंने सीखा कि आर्ट्स के प्रोग्राम्स को कैसे बनाते हैं, सिंगिंग, डांसिंग, वोकल, इंस्ट्रूमेंटल, फिल्म्स, डिज़ाइन, ये सब वहाँ मेरा एजुकेशन हुआ। 2020 से मैं देहरादून आ गया यूपीएस का वाइस चांसलर बन के। तो 2021, 22 3 साल तक मैं वाइस चांसलर था। यहाँ आकर के हमने लॉ स्कूल एक नया ऐड किया, मीडिया स्कूल एक नया ऐड किया, और अब मैं 2023 से 22 के एंड से चांसलर के पद पे काम कर रहा हूँ। तो ये जर्नी शुरू हुई थी, ये यात्रा बीना से, एक छोटी सी जगह से, और वहाँ से बढ़ते बढ़ते बहुत लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से मैंने कई चीज़ें फर्स्ट रही। मैं पहला किसी रेलवे ड्राइवर का बेटा था जो कमीशन ऑफिसर बना एनडीए जाकर के बीना से। हमारी जो जगह है जी। तो आज भी मैं बीना जाता हूँ तो मेरे सब अंकल आंटी उसी तरीके से मुझे देखते हैं। और उसके बाद मैं मूलतः महाराष्ट्र साउथ में रहा नेवी के कारण, कोचिन, विशाखापट्टनम, और बाद में यूनिवर्सिटी सिस्टम में आने के बाद में नॉर्थ ईस्ट, फिर पूना, और फिर अब देहरादून, तो पहाड़ों में। तो ये यात्रा बहुत अच्छी रही, समुद्र और पहाड़ दोनों के बीच में। मैं वही बोलने ही वाली थी सर जी। और सबसे बड़ी बात ये है कि इतनी डेकोरेटेड लाइफ, मतलब इतना आप कह रहे हो बचपन से ही स्कॉलरशिप्स मिलनी शुरू हो गई थी, एनडीए में जाके आपने इतना अचीव किया, एंड टिल नाउ इफ आई लुक एट इट, आपका जो ग्राफ है, इट हैज़ रियली एनरिच्ड द एंटायर circuit of your journey of if I say professional life. And जिस तरह से आप बातें बता रहे हो, starting from बीना, a place जहाँ पे कि आपने motivation पाया by the trains जो special run करती थी for the military. So motivation कहीं से भी आता है listeners, और जब आपके मन में इच्छा हो, वो passion हो, तो वो लेके आगे बढ़ता है। But sir, इंडियन नेवी ज्वाइन करी आपने, उसके बाद आपने ये कैसे और क्यों डिसाइड किया कि एकेडमिक्स इज योर सेकंड ऑप्शन आफ्टर हैविंग लेफ्ट इंडियन नेवी? इसमें ये डिसाइड के बारे में मैं आपके माध्यम से कुछ एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ जी। जैसे मैंने बीच में कह दिया था कि मुझे बीच में लगा था कि मुझे डिफेंस नहीं जाना है। हाँ जी। और फिर बाद में जब जाना भी है तो आर्मी में जाना है। मैंने नेवी का कभी सोचा नहीं था। तो ये हमारे डैडी की इच्छा थी कि मैं डिफेंस में जाऊं और नेवी में ही जाऊं। उनको नेवी की यूनिफॉर्म बहुत अच्छी लगती थी, तो इसलिए वो अपनी ज़िंदगी वो जाना चाहते थे, वो नहीं जा पाए, तो वो मेरे थ्रू जी रहे थे। तो जीवन में ऐसे सोच के कुछ नहीं किया। बीना में थे तो सोचा नहीं था सैनिक स्कूल चले जाएंगे, सपना देखा था सर पर, सिर्फ एक सपना था कि कुछ अच्छा करेंगे जीवन में। पर सैनिक स्कूल में लोगों ने बोला था कि आप सिलेक्ट नहीं हो पाओगे, वहाँ बड़ा टफ एग्ज़ाम होता है। मैंने वहाँ भी टॉप किया था मेहनत करके। तो ये जो डिसीजंस कई बार क्या होता है, मैं बच्चों से और आपके माध्यम से खासकर मैं बच्चों को ही बताना चाहूँगा कि 2 तरीके की प्लानिंग होती है। एक प्लानिंग आप करते हैं, अपने एम्स बनाते हैं, मेहनत करते हैं, और एक प्लानिंग ऊपर वाला करता है। हमसे ज़्यादा बेटर प्लानिंग तो ऊपर वाले की होती है जी। ये ऊपर वाले की कृपा है कि इतनी सारी चीज़ें मुझे नेमतें मिल गई जो मैं आज बहुत प्राउडली बोलना चाहूँगा कि अगर मेरे और 10 जन्म हैं तो मैं इंडिया में पैदा होना चाहूँगा। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात बोली आपने। और अगर हर जन्म में मैं इंडियन नेवी ही ज्वाइन करना चाहूँगा, और हर जन्म में मैं उन्हीं पेरेंट्स के पास उनका ही बेटा हो करके पैदा होना चाहूँगा। तो ये एक चीज़ ऐसी है जो ईश्वर की जो देन होती है जी। तो ये मैंने सोचा नहीं था कि इंजीनियरिंग नहीं सोचा था, इंजीनियरिंग में चले गए। इंजीनियरिंग में 5 साल तक मैं मैकेनिकल करता रहा, फिर अचानक ऊपर से आदेश आ गया कि आप कंप्यूटर्स करिए। मैंने जब आईआईटी बॉम्बे गया तो मैं अपने प्रोफेसर साहब से बोला, मैंने कहा मुझे सर 5 मिनट आपके आदेश से किसी को बोलिए मुझे कंप्यूटर दिखा दें, क्योंकि मैंने जीवन में कंप्यूटर देखा नहीं था और मैं एमटेक कंप्यूटर साइंस में गया था। ओके। वहाँ से शुरू हुई है। पर आप मन में सोच लीजिए, वहाँ भी मैंने बहुत अच्छा किया। कंप्यूटर्स में भी मैं एक समय पे डेटाबेसेस में
अपने देश के चुनिंदा लोगों में आया करता था। साइबेस, पावर बिल्डर, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस, SAP जो आपने नाम सुना, उन सबके में अच्छी महारत मुझे प्राप्त हो गई थी। ओके। तो पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद में कंप्यूटर साइंसेस, उसके बाद में मैनेजमेंट मैंने HR में किया। जी। मेरी काफ़ी कंसल्टिंग जो है, मैं स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग करता हूँ ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलप करने के लिए। तो ये ऐसा सोच के नहीं किया, ये तो ईश्वर की मर्जी थी कि मैं अचानक बैठा हुआ हूँ एक जगह और मेस में, और उन्होंने बोला आप गोवा आ जाइए। मैं गोवा चला गया DGMMIS बन के। वहाँ था, रिक्वायरमेंट आया बॉम्बे आएंगे। मैंने बॉम्बे में, मुझे 5-6 जॉब्स मिले रहे थे, पर ये जो SP जैन का था वो चूँकि घर के नज़दीक था। कभी मैं टीचर था नहीं लाइफ में जी। तो मैं अपने जो डायरेक्टर साहब थे उनके पास गया। मैंने कहा सर मैं कभी, मुझे आप थोड़े कुछ टिप्स दीजिए। उन्होंने मेरी ग्रूमिंग चालू की। डॉक्टर श्रीकांत जो थे वहाँ के डायरेक्टर, डीन जो थे, तो उन्होंने मुझसे बोला पहले जाके तुम टाइम टेबल बनाओ। वहाँ से शुरू हुई टाइम टेबल बनाना, फिर सिलेबस बनाना, इवैल्यूएशन स्कीम्स बनाना। तो जो आपके सामने ईश्वर अपॉर्चुनिटीज़ देता है उसमें आप सिंसियरिटी करिए। मैं बड़ी बड़ी कमिटीज़ में हूँ आज, UGC के साथ, AICT के साथ, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी काफ़ी योगदान रहा है। उत्तराखंड में भी मैं अपने योगदान गवर्नमेंट के थ्रू और दूसरी जो हमारी सिस्टर कंसर्न्स हैं उनके थ्रू मैं देता रहता हूँ। तो ये प्लानिंग ऐसे कुछ नहीं की थी, सोचा नहीं था कि कभी, अब मेरे किसी भी सपने में वाइस चांसलर नहीं था। हाँ, पर आपका ये अगर ऑडियंस, आप अगर सर की बातों को ध्यान से सुन रहे हो तो जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि जो भी मिला जिंदगी में उसको पूरी शिद्दत के साथ किया जी। पूरा अपना 100% दे के किया, और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। और अगर आपको सर की यात्रा से मोटिवेट होना है तो मुझे तो यही लगता है कि मोटिवेशन का सबसे बड़ा जो कारण बन के आता है वो सर का इतना ग्राउंडेड होना और इतने आराम से कहना कि जो कुछ भी है वो ऊपर वाले की देन है, परंतु जो हमें दिख रहा है वो है उसमें की गई मेहनत। तो सर आपको लगता होगा ये बात सही कि मेहनत आपने पूरी की है हर जगह पे 100% देके, एंड दैट इज हाउ यू हैव हैड द काइंड ऑफ ग्रोथ दैट यू आर शोइंग इन योर लाइफ। थैंक यू। वेरी वंडरफुल सर। सर एक बात आपसे और हम पूछना चाहेंगे कि जब आपने ये बात कही है कि आपने एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स बिल्ड किए और काफ़ी उनको गाइडेंस दी है, तो जो ये एक्रेडिशन वगैरह होता है, रैंकिंग होती है, इसमें एक इंस्टीट्यूट की क्वालिटी और रेपुटेशन को ट्रांसफॉर्म करने में क्या आपका मतलब किस तरह से यू वर्क टुवर्ड्स इट? आप कैसे उनको भी बताते हो कि व्हाट ऑल आर द चेंजेस दे नीड टू मेक? एक तो ये बहुत अच्छे आपने प्रश्न पूछा। कुछ चिंता का भी विषय होता है कि अभी क्या हुआ है कि सरकार ने एक्रेडिटेशंस रैंकिंग्स का सिस्टम लागू किया है। उसका सिर्फ उद्देश्य ये है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस दुनिया में सबसे अच्छे इंस्टीट्यूशंस बन जाएं। जो प्रधानमंत्री जी का सपना है भारत विश्व गुरु बने जी। तो वो अच्छे इंस्टीट्यूशन से ही हो सकता है। तो रैंकिंग्स को अच्छा इंस्टीट्यूट बनने के बाद में रैंकिंग को देखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका इंस्टीट्यूशन अच्छा होना चाहिए, और इंस्टीट्यूशन का मेन एम है समाज का बनाना, ज्ञान को बढ़ाना। तो आपके यहाँ जो टीचिंग लर्निंग है वो हाई क्वालिटी होना चाहिए, रिसर्च हाई क्वालिटी होना चाहिए, और जो बच्चों का डेवलपमेंट है ऑलराउंड डेवलपमेंट। सो 3 चीज़ें हैं जी। एक तो जो आपका कोर टीचिंग लर्निंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत इनोवेटिव नई नई चीज़ें आप ट्राई करिए उसमें, और जो बच्चों का डेवलपमेंट है वो ओवरऑल होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें आप कर रहे हैं, अपनी शिद्दत से कर रहे हैं, फिर एक तरीका होता है कि आप, एक होता है करना, एक होता है उसको रिकॉर्ड करके सही तरीके से उसको पेश करना। तो हम लोगों ने भी जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ, और विशेषकर अभी करंट जो मेरी जगह है
यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़ जो होती थी, आजकल हम सिर्फ उसको यूपीएस बोलते हैं, जी क्योंकि एनर्जी अब हम सिर्फ 5% ही कर रहे हैं, 95% हम बहुत दूसरी चीज़ें कर रहे हैं। ओके तो इसलिए हमने कहा कि अब यूपीएस ही बोलेंगे, एनर्जी स्टडीज़ नहीं बोलेंगे। ओके हालांकि आज भी अपने देश में एनर्जी स्टडीज़ में हम लोग टॉप में हैं, जी पर बाकी चीज़ों भी जो थी उनकी आवश्यकता थी तो वो उनको किया। तो एक तो टीचिंग लर्निंग, एक होता है प्रोसेसेस, टेक्नोलॉजी जो आपका अच्छा होना चाहिए, और फिर रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ करके यूपीएस को इतनी जो हाई रैंकिंग्स में पिछले 4 साल में यूपीएस फ्रॉम नोवेयर हैज़ कम टू टॉप 50। इसके जो मूल कारण यही है, एक तो हमारा टीचिंग लर्निंग कोर वो बहुत स्ट्रांग है। बहुत हम लोग उसमें ध्यान देते हैं कि जो फैकल्टी हैं वो हमेशा अपडेटेड रहें, करंट रहें, नए नए टूल्स, नए नए इनोवेटिव मेथड्स, पेडागोजी, इवैल्यूएशंस यूज़ करें जो करते हैं। तो एक वो हो जाता है। दूसरा रिसर्च एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब जैसे मैं आपको आपके माध्यम से बताऊं कि हम लोग के यहाँ जब 2020 में शुरू में जब हम लोगों ने जर्नी शुरू की थी, मेरे कलीग जो अभी वाइस चांसलर हैं वो मेरे डीन एकेडमिक्स होते थे उस टाइम, डॉक्टर राम और मैं और हमारे बाकी सारे साथी, तो हम लोगों ने बीड़ा उठाया कि हम अपना रिसर्च आउटपुट बढ़ाएंगे। उस समय हमारे पास कुछ 500-550 रिसर्च पेपर साल में निकलते थे, और वो भी मॉडरेट थे, अच्छी हाई क्वालिटी जर्नल्स में, सब नहीं थे। अच्छी थी एफर्ट, पर वहाँ थी। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हम 4000 के ऊपर हैं पर ईयर। क्या बात है। तो ये 3 साल में जो ये परिवर्तन आया है, और उन 4000 में से 80% के ऊपर हाई क्वालिटी जर्नल्स में है। कुछ स्टैटिस्टिक्स आपको देना चाहूँगा, जैसे कि अपने देश में कुछ बड़े अच्छे रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूशंस हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलोर, जी IITs हैं, IIT बॉम्बे है, IIT दिल्ली है, यहाँ अपने उत्तराखंड में IIT रुड़की है। ये अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं जो रिसर्च में हैं। हमारा रिसर्च आउटपुट इस समय IITs के बिल्कुल बराबर है। 95% IITs से हमारा रिसर्च आउटपुट ज़्यादा है। ओके तो ये जो रिसर्च जो फैकल्टी ने पूरा जान लगा करके, उसके लिए हम लोगों ने जो उस टाइप के गुरु, जो बड़े जो लोग हाई रिसर्चर्स हैं देश में। अब देखिए आज हमारे यूनिवर्सिटी में 50 के ऊपर फैकल्टी, हमारे टॉप 2% रिसर्चर्स इन द वर्ल्ड, एक लिस्ट छपती है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ओके टॉप 2% रिसर्चर्स, टॉप 2% इन द वर्ल्ड। ओके उसमें 48-49 हमारे हैं फ्रॉम यूपीएस। क्या बात है। ये नंबर बहुत ऊंचा है। इतना ऊंचा नंबर अगर आप स्ट्रेंथ के हिसाब से देखें तो ये हाईएस्ट है। जी स्ट्रेंथ मतलब हम लोग करीब 900 फैकल्टी हैं। 900 में से 50 समझ लीजिए आप जी टॉप 2% रिसर्चर्स में है। तो ये बहुत हाई परसेंटेज हो जाता है। जी तो ये हुआ इसलिए क्योंकि एक तो उस तरफ ध्यान दिया गया मैनेजमेंट ने, और मैंने सपोर्ट किया हम लोगों ने हमारे फैकल्टी को। और कुछ विशेष करके जो गुरु जो सब रिसर्च में अच्छे थे, हम उनके पास गए, उनसे शिक्षा ली। वो लोग हमारे पास हमारे प्रोफेसर एमेरिटस बन के हमको ज्वाइन कर गए। तो ऐसे बड़े बड़े लोगों के कारण ये रिसर्च एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होती है टीचिंग लर्निंग के बाद। करेक्ट। और थर्ड है स्टूडेंट का ऑलराउंड डेवलपमेंट, क्योंकि जो बहुत इम्पोर्टेंट है शिक्षा में मूल्यों की आवश्यकता, जो वैल्यू सिस्टम है बच्चों का होना चाहिए। क्योंकि हमको तो विरासत में मिल गई है, हम देवभूमि में बैठे हैं, यहीं सब वेदों की रचना हुई है सारे। ये एक बहुत अच्छी जगह है। तो जो वैल्यू सिस्टम है और जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, ये तीनों डेवलपमेंट यूपीएस को आप पाएंगे। आपने ये जो ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात की सर, इसके बारे में हम आपसे बात करना ही चाह रहे थे कि होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस है आपका जी, और सोशल इम्पैक्ट की बात भी आप करते हैं जी। तो आपके इनिशिएटिव्स हैं जैसे स्कूल फॉर लाइफ एंड सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम्स जी। तो ये किस तरह से शेप कर रहा है आपके स्टूडेंट्स का होलिस्टिक डेवलपमेंट, कैसे हो पा रहा है इसके थ्रू? एंड प्लस आपने उत्तराखंड का फोकस ऑन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड कम्युनिटी इम्पैक्ट, इस पे भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो इनके आउटकम्स कैसे रहे हैं? हाउ आर दीज प्रोजेक्ट्स वर्किंग फॉर योर स्टूडेंट्स एंड कैसा पार्टिसिपेशन है स्टूडेंट्स का? आर दे ऑलरेडी इनटू द फील्ड ऑफ कि येस हमें कम्युनिटी के लिए ही करना है?
जी हाँ, नहीं बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। इनफैक्ट यही एक चीज़ है जो हमको हमारे दूसरे साथियों से थोड़ा सा ऊपर कर देती है। आपने बोला स्कूल फॉर लाइफ, इसकी भी जो संरचना थी वो मैंने और राम ने मिलकर के हम लोगों ने की थी। शरद हमारे जो CEO, हम कोरोना के टाइम में सोचा था कि हमको ये करना है। ओके। 148 क्रेडिट्स लगते हैं किसी को इंजीनियरिंग करने के लिए मिनिमम, जो UGC स्टैंडर्ड है। 148 में से 40 के आसपास के क्रेडिट हम लोग स्कूल फॉर लाइफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके। पहले ये सब जगह से काफ़ी इसमें ऑब्जेक्शंस भी आए कि कैसे आप डाइल्यूट कर रहे हैं कोर्सेज को, पर हम लोग बहुत क्लियर थे कि जो ये बच्चे हैं इनको सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना है, अच्छा शहरी बनना है, उसके बाद में फिर इनको साइंटिस्ट, इंजीनियर या जो भी है वो बनना है। क्योंकि अगर आप तभी बड़े बनेंगे जब आप अपनी कम्युनिटी को, अपने समाज को, देश को जब आप लौटा पाएंगे। तो ये चीज़ जो है, ये जज्बा बच्चों में जगाना था। तो स्कूल फॉर लाइफ में करीब 12 से 15 क्रेडिट हम लोग, एक क्रेडिट यानी 1 घंटे की पढ़ाई हर हफ्ते की हो जाती है वो इंस्टीट्यूशनली, और 1 घंटा बच्चा अपने आप डालता है। तो इस तरीके से आप 15 हफ्ते के कोर्स में 30 घंटे का एक क्रेडिट होता है और 30 घंटा बच्चा उस पर अपने आप डालता है। तो अब जो स्कूल फॉर लाइफ में हमने ये जो ध्येय बनाया है कि आपको समझना चाहिए देश को, समाज को, एनवायरनमेंट को, ये इसकी किताब से आप नहीं समझ सकते, आपको जाना पड़ता है। बिल्कुल। और जब तक आप ग्रास रूट पे नहीं जाएंगे तब तक आप जो जनसाधारण है उनकी समस्याएं, उनकी जो आकांक्षाएं, उनको नहीं समझ पाएंगे। UPS का हर बच्चा, ये स्कूल फॉर लाइफ का एक इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव में सारे बच्चे इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम, चाहे वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लॉ कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, ओके। फर्स्ट ईयर के बाद 6 हफ्ते के लिए ये लोग जाकर के किसी NGO के साथ में, 5,000 के ऊपर NGOs के साथ में हमारा कोलैबोरेशन है। ओके। तो जो बच्चा जिस भी शहर का है वहां पे हमारे पास NGOs आती हैं। 6 हफ्ते जाके ये सामाजिक कार्यक्रम में बच्चे लगाते हैं। 6 हफ्ते। उसके पहले उनको तैयार किया जाता है। पहले बच्चों से उनकी रुचि देखी जाती है। आपको हेल्थ केयर में जाना है, सैनिटेशन में जाना है, एजुकेशन में जाना है, विमेन लिबरेशन में जाना है, कहाँ आपको जाना है। हाँ जी। फिर बच्चे अपना इंटरेस्ट जाहिर करते हैं। उनको फिर हमारी फैकल्टी उनको 1 महीने अलग अलग टाइम पे उनको सेंसिटाइज करती है कि अगर आप किसी गांव में जा रहे हैं, अगर वाटर सैनिटेशन की बात है तो आप वो कैसे करेंगे। उसके बाद में हम उनको फील्ड में उतारते हैं। तो 6 हफ्ते वो फील्ड में काम करते हैं और फिर वो लौट के आके अपनी प्रेजेंटेशंस करते हैं और उसका फिर ये 3 क्रेडिट का कोर्स है जो हम उनको देते हैं। कंपलसरी है सब बच्चों को। अनुभव ये था, हमको ऐसा लग रहा था कि लौट के आएंगे तो बच्चे इसको कैसा लाइक करेंगे। सभी बच्चों ने, जब मैं वाइस चांसलर था उस टाइम, मेरे पास काफ़ी बच्चे आए। उन्होंने कहा सर हमको सेकेंड ईयर में भी जाना है और हम जिस NGO के साथ काम कर रहे हैं हमको उसके साथ करते रहना है। आज भी हमारे बच्चे एक्वा फार्मिंग और उस टाइप की जो नई चीज़ें हैं जी, उसमें UPS के बच्चे अपना योगदान दे रहे हैं। तो ये बच्चों को बहुत अच्छा लगा। उनको वास्तव में जाके आंखें खुली कि आप कई बार अपने घर में, हमारे यहाँ बच्चे अच्छे तबकों से आते हैं, अच्छी फैमिली के, जो सोसाइटी के जो ऊपर के लोग हैं वो लोग आते हैं। उन्होंने कभी समस्याएं तो देखी नहीं थी। बिल्कुल। अब जब वो गए, उन्होंने समस्याएं देखी तो आके सब बोले हम भगवान को धन्यवाद देते हैं कि हमको इतनी अच्छी लाइफ दी हुई है। जी। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये इस तरीके से फाइंडिंग पर्पस ऑफ योर लाइफ, एब्सोल्युटली, हर बच्चे को कि हमको करना क्या है। इज्जत, शौहरत, दौलत सब मिल गई फिर भी खुश नहीं है, आप क्या कर रहे हो, ये इस पे भी हम लोग वो करते। तो ये 12 से 15 क्रेडिट है। पर्सनल ब्रांडिंग, कम्युनिकेशंस, यानी अमेरिका में और हम में सिर्फ इतना ही फर्क था कि हम लोग बड़ी चीजें करके बताते नहीं थे। जी जी। मोदी जी के आने के बाद में चीजें बदल गई। जी। अब दुनिया मान रही है क्योंकि अच्छे तो हम लोग थे ही, हमारे पास तो विरासत है। उनके पास तो 300 साल का इतिहास नहीं है, हमारे पास तो 5,000 साल का सनातन है। बिल्कुल। तो ये जो चीज है उसको फिर पर्सनल ब्रांडिंग जिसे होता है, तो ऐसे कोर्सेज स्कूल फॉर लाइफ में। दूसरा स्कूल फॉर लाइफ में कोर्सेज थे जिसको हम सिग्नेचर कोर्सेज बोलते हैं। आपको अगर दुनिया का विश्वगुरु बनना है, आपको अगर दुनिया के बड़े देशों से टक्कर लेनी है, तो आपको कुछ चीजें जो है आपकी अप्रोच में चेंज आना चाहिए। सर, आपने जो NGO के बारे में भी बताया और बच्चों को
मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ जो इसमें बच्चों के लिए आ रही है कि ग्रैटिट्यूड आ गया उनके जीवन में, एंड आई थिंक ग्रैटिट्यूड इज़ द बेस्ट वे फॉरवर्ड इन लाइफ। अगर हमें कुछ भी पाना है तो मन में एक कृतज्ञता होना बहुत ज़रूरी है। अ, हमारे साथ सर PYDS यानी कि पुरकुल यूथ डेवलपमेंट सोसाइटी से मिस्टर अनूप आए थे, और उन्होंने भी UPS का जिक्र किया था कि उनके यहाँ के बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कि UPS लेता है फॉर हायर एजुकेशन, ग्रेजुएशन एंड ऑनवर्ड्स, एंड उनके लिए प्लेसमेंट्स तक आप उनका हैंड होल्डिंग करते हैं। इसके बारे में अगर आप हमें कुछ बताएं। जी हाँ, ज़रूर। एक तो ये बहुत अच्छी चीज़ आपने पूछी। उसी क्रम में जो स्कूल फॉर लाइफ का जो जी। हमारा इनिशिएटिव है और इंडियन नॉलेज सिस्टम्स का जो इनिशिएटिव है, उसमें काफ़ी कुछ काम हम लोगों ने किया हुआ है। तो आसपास के 11 गांव हमारे UPS के, जैसे कोंडा है, बिदोली है, कंडोली है, धुम्मा है, ये सारे के सारे गांव हम लोगों ने एक्वायर किए हुए हैं। ओके। एक्वायर करने का मतलब बच्चे जाते हैं वह 3 चीज़ों पे ध्यान देते हैं। एक है हेल्थ केयर, वहाँ हमारे स्टूडेंट्स जाकर के उनको हाइजीन, सैनिटेशन, इस पे उनको एजुकेट करते हैं। पिछले 3 साल से हम सारी बच्चियाँ जो 9 साल पे प्यूबर्टी पे आने लगती हैं, उनको हाइजीन पे उनको बराबर स्टफ़ भी देते हैं, उनको हमारी लेडी फैकल्टी जाकर के उनको समझाते भी हैं। तो एक तो है हेल्थ केयर कि आप अच्छा स्वस्थ जीवन बिताएं। गांव में हमारे बच्चे बहुत पॉपुलर हैं, जितने भी हमारे ग्राम प्रधान वगैरह हैं वो सब हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसे हमारी टीम की तरह आ जाते हैं। दूसरा है वहाँ पे स्किल बिल्डिंग। जी। तो स्किल बिल्डिंग में जनरली IT स्किल्स और ऐसी कोई भी स्किल जिससे कि आप अपना आगे धनोपार्जन कर सकें, वो हम लोग हमारे बच्चे जाकर के पार्ट लेते हैं उसमें। और तीसरा जो हम लोग करते हैं वो है एनवायरनमेंट सेंसिटिविटी। ओके। उसमें डॉक्टर अनिल जोशी हैं, उत्तराखंड के बहुत बड़े एनवायरनमेंटलिस्ट हैं। हेस्को उनकी संस्था है जिसके साथ में हमारा इनफैक्ट एक हिल प्रोजेक्ट है। जी जी। हिल प्रोजेक्ट तो हिमालयन प्रोजेक्ट है, जिसमें हम हिमालय की जो नदियां हैं जो सूख रही हैं उनको कैसे रिकवर करें। पाइन नीडल्स की प्रॉब्लम होती है जी। जो गिर के ज़मीन कवर कर लेती है, फिर वो ज़मीन में पानी नीचे नहीं सोखता है, राइट। उसके कारण वाटर टेबल की प्रॉब्लम आती है। इस तरीके से उत्तराखंड की जो बेसिक समस्या है उसके ऊपर भी हम लोग जो 3 चीज़ें हैं, हेल्थ केयर, स्किल्स और एनवायरनमेंट, तो इन तीनों पे हम लोग काम करते हैं। पुरकुल के साथ में जो हमारा करार है वो एक कमिटमेंट है कि जो भी बच्चे वहाँ पढ़ने में अच्छे हैं उनको हम टोटल उनका हर चीज़ फ्री करते हैं। उनका ट्यूशन, उनका स्टेइंग, और उनको अब तक जैसा मेरे को, ये शायद फिगर्स कुछ चेंज हो गए हों इस साल के ग्रेजुएशन को लेकर के, पर 20 के ऊपर बच्चे पुरकुल के कॉर्पोरेट में सीनियर पोजीशंस में पहुंचे हुए, क्या बात, अच्छी पोजीशंस में पहुंचे हुए। और एक बच्ची तो इन्हें बहुत ही दयनीय स्थिति में थी, फिजिकली, इमोशनली, और वो अब IBM जैसी कंपनी में चली गई है। तो पुरकुल का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि वो हमको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं ऐसे बच्चों से कनेक्ट करने के लिए, और हमारा मैनेजमेंट इस मामले में बिल्कुल हमारे साथ रहता है। कोई भी बच्चा जो योग्य है, ऐसा नहीं है उसके कारण उसको पीछे नहीं किया जाएगा। और मैं अपने बॉस को बोलता हूँ, वो बिल्कुल वहाँ से क्लियर करते हैं, और हम लोग सब मिलकर के ऐसे बच्चों को सपोर्ट करते हैं। मेरिट स्कॉलरशिप्स होती हैं हमारे यहाँ। राइट। पिछले साल मैं जब वाइस चांसलर था, मुझे इतनी खुशी हुई कि कॉन्वोकेशन के टाइम पे वो बच्ची ने आकर के सबके सामने पैर पड़े और फिर वो अपना एक्सपीरियंस साझा कर रही थी। ऑटो ड्राइवर की बच्ची थी और वो नहीं रहे थे, तो उनकी माँ थी, वो हैंडीकैप थी। ओके। और ये बच्ची आज पूरा परिवार का जो है एक दिशा बदल जाती है। दूसरा, हम लोग तो एक ये जो सेंसिटिविटी होती है, एक्चुअली मैं अपने बच्चों से पूछता हूँ जब वो आते हैं कि आपको कब ज़्यादा खुशी मिलती है, आपको जब कोई आके बहुत बड़ी चीज़ दे दे या आप किसी की मदद कर दो। सब बच्चे बोलते हैं कि हमको मदद करने में ज़्यादा खुशी मिलती है। यानी आपको 1 करोड़ रुपया मिल गया, थोड़ी खुशी मिली, पर आपने किसी एक का जीवन संभाल दिया,
वो खुशी कई करोड़ों से ज़्यादा होती है। सही बात। और ये बच्चे रियलाइज करते हैं और इसीलिए उनके जो भी निर्णय हैं ये तीनों की तरफ होना चाहिए। सेवा भाव सबसे ऊपर होना चाहिए जी। उसमें आप लोग और एनवायरनमेंट, ये दो चीज़ों की हम लोग करते हैं। ये जितने भी हमारे एनजीओ पार्टनर्स हैं उनके साथ बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं। कम से कम 2000 के ऊपर केसेस हैं जहाँ पे कि हम लोगों ने योगदान दे करके उनको ऊपर किया है। और जी हाँ, बहुत बढ़िया सर। सर आपके जीवन की बात होते होते हमने आपके विचारों को भी समझा है कि किस तरह से आप ये चाह रहे हो कि बच्चे केवल एजुकेशन ही नहीं जिंदगी को जीना सीखें पढ़ाई के साथ साथ। और ये सबसे खूबसूरत चीज़ है जो कि किसी को भी जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। सर आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आपके हिसाब से आपकी ज़िंदगी का सबसे सिग्निफिकेंट अचीवमेंट या आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन क्या रहा है? सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही रहा है कि मैं कुछ जगहों को और लोगों को के जीवन को टच कर सका जी। जो चीज़ें मैं इम्प्रूव कर सका। और हर जगह, चाहे मैं डिफेंस में था या मैं फिर बाद में एजुकेशन उसमें आ गया, तो जो हम लोगों ने लोगों को सपोर्ट किया है वो चीज़ें जो हैं वो मेरे लिए एक अचीवमेंट लगता है। जैसे मैं आसाम में था, जोरहट में, तो एक नहीं है एक्चुअली, पूरी कड़ी है अचीवमेंट्स की, पर जो एक चीज़ कॉमन है वो जब किसी के चेहरे पे अगर आप मुस्कुराहट ला दें जी। तो उससे बड़ा अचीवमेंट कोई नहीं होता है। हालांकि अचीवमेंट्स में बहुत मेडल्स मिले हैं, हर साल मुझे 10 से 12, मैं उत्तराखंड में भी उत्तराखंड श्री का मुझे अवार्ड दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा, तो सब अवार्ड्स मिले, वो सब अपनी जगह हैं। पर जहाँ आपने किसी के लिए कुछ आप कर पाए या किसी को, तो दो चीज़ें मैं इसमें कोट करूँगा। एक तो जब मैं आसाम में था तो मुझे रिपोर्ट मिली कि ये एक बच्ची ने सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया, तो उसको अलग अलग लोगों के अलग अलग मत थे, आप उसको काउंसलिंग करिए क्या करिए। फिर मैंने उसको बुलाया, उसकी बातें समझी। एक्चुअली उसकी प्रॉब्लम्स घर से थी, बहुत ज़्यादा थी। फिर एक्चुअली उस बच्ची को छोड़ के फिर मैंने उसके पेरेंट्स से बात करना शुरू की। एक बोंगाई गांव जगह है आसाम में, वहाँ पे उसको समस्याएं थी। पर हमने जो यूनिवर्सिटी में, मैं और मेरी फैकल्टी, हम लोगों ने मिलकर के जो उस पर स्टैंड लिया कि उस परिवार को अपना परिवार बनाया। ओके। उसके जो कुछ रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम थी उनको सॉल्व किया, इकोनॉमी उनको सपोर्ट किया। हमने कहा हम आपको देंगे नहीं पैसा, आपको इतना योग्य बनाएंगे कि आप लोग अपने खुद उसमें, उनके प्रोड्यूसर्स को हमने कनेक्ट कराया, अपने मेरे मैनेजमेंट के जो बच्चे थे उन लोगों ने जाकर के टीच अ मैन हाउ टू फिश। तो सबसे बड़ी जो उपलब्धि होती है, आप अगर अपने किसी भी एक व्यक्ति का अगर आप जीवन संवार दें, मुझे तो ईश्वर ने बहुत अपॉर्चुनिटी दी है कि कई हैं, एक किताब लिखी जा सकती है उनके ऊपर, बिल्कुल, पर यही एक बहुत बड़ा जो अचीवमेंट है मैं उसको मानूंगा। राइट। इस बात पे सर मन में एक और सवाल आया है कि रोज सुबह जब आप उठते हैं तो क्या है जो आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेशन देता है टू राइज एंड शाइन एंड से कि येस टुडे इज अनदर डे एंड आई एम गोइंग टू ब्रिंग अ चेंज समवेयर? कोई आपकी स्पेशल लाइन है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है? व्हाट इज इट? मैं कोट करना चाहूँगा गुलजार साहब को जी, जो बहुत बड़े राइटर हैं, फिल्म दुनिया के डायरेक्टर हैं। मैं जब एसपी जैन में डायरेक्टर था तो उनसे काफ़ी ताल्लुकात होते थे, वो आया करते थे। उनका दामाद हमारा एलुमनाई था, गुलजार साहब का। जी। तो गुलजार साहब ये चीज़ कहा करते थे, और जो मुझे सुबह उठ करके मुझे जो चीज़ मोटिवेट करती है, तो गुलजार साहब कहते हैं हर दिन सुबह उठ के मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने आज हमें खर्ची में एक और दिन दे दिया। बहुत बढ़िया जी। जिंदा है, सांस ले रहे हैं, हाँ, ठीक है, आज सूरज उगा है, पानी है, यानी ईश्वर का कितना बड़ा वरदान होता है। आँख खोलिए आप तो आपके सामने पूरा, मेरे सामने परमात्मा आ जाते हैं, और वही मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन है। आपने मुझे आज फिर उठा दिया, आज मैं फिर
ऐसा कुछ करने की कोशिश करूंगा जिसका शाम को सोते टाइम मुझे लगे कि आज कुछ ठीक किया। जी। तो ये सुबह उठना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। आप अपने, तो मैं उठता हूँ, सामने मेरे मदर फादर की पिक्चर है, अब दोनों नहीं है। मेरे सबसे बड़े मोटिवेशन मेरे पेरेंट्स हैं, और सब बच्चों के लिए मैं यही कहता हूँ कि आपको ईश्वर को तो देखा नहीं किसी ने, अपने पेरेंट्स को ही देखा है। जी। उनसे बड़ा कोई नहीं होता है, माँ बाप से बड़ा कोई नहीं। आप अपने माँ बाप को याद कर लीजिए, आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा, आप अच्छा काम करेंगे, और आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे उनको दुख हो। तो दोनों तरफ चलता है। तो द बिगेस्ट मोटिवेशन इज लाइफ। जिंदगी ही सबसे बड़ी मोटिवेशन है। जी, बहुत बहुत बड़ी बात ये है। आई फील कि सारा सार निकल के आ गया जिंदगी का, जिंदगी के अंदर ही। जी। सर, अगर मैं आपकी लाइफ का अगर देखूं तो फ्रॉम अ डिफेंस पर्सन टू समबडी जिन्होंने की मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते करते कंप्यूटर सीखा, और कंप्यूटर से सारी लैंग्वेजेस आपने डेवलप करी, मैनेजमेंट में आप चले गए, आज आप यूपीएस के चांसलर हैं, और लर्निंग आपकी अभी भी शायद चल रही है, बिकॉज आई केम टू नो आपको वैदिक ज्ञान और उसकी नॉलेज को लेकर भी बहुत इंटरेस्ट है। स्टूडेंट हूँ मैं अभी। तो यस, दैट इज़ व्हाट आई वाज कमिंग टू, कि ये इंटरेस्ट कहाँ से, मतलब ये सब कुछ होके फिर वैदिक ज्ञान, ये किस लिए, क्यों, कहाँ से ये मोटिवेशन आया, या इसका कहाँ से इन्फ्लुएंस आया आपके लिए? ये एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है। जैसे आपने वो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, जी, उसमें सबसे लोअर नीड होती है रोटी कपड़ा मकान, जी, सबसिस्टेंस। उसके बाद में सिक्योरिटी, सेफ्टी सिक्योरिटी। उसके बाद में फिर आपका ऑनर, या फिर एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो जैसे जैसे आप जीवन में बढ़ते हैं, तो पहले तो इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी सब, क्योंकि वो एक मैंने अपने माँ बाप से सीखा था, अपने गुरुओं से सीखा है कि आपको जो भी काम हो जाए। और इसमें मैं बहुत प्राउडली कहूँगा कि डिफेंस में ये वे ऑफ लाइफ है। जी, आज आप पलटन में पोस्टेड हैं, आपको कुछ और काम है, अचानक आपको किसी प्रोजेक्ट में डाल देंगे, कहीं भी कोई चीज़ रुक जाती है तो डिफेंस ऑफिसर्स को भेजा जाता है, चाहे वो बाढ़ आ रही है, चाहे वो प्रोजेक्ट करना है। इधर भी अपने यहाँ जब ये सड़कों को बनानी थी तो एक खंडूरी साहब थे, उन्होंने ये सब, जनरल खंडूरी, उन्होंने ये क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट वगैरह की संरचना की है, हालांकि उनका इससे कोई वास्ता नहीं था। तो एक तो ईश्वर ने आपको जो भी अपॉर्चुनिटी दी है, आप उसको सिंसियरली लेकर के आप करिए, तो वो आपको उसमें आता ही है। अब जो आपने पूछा था कि ये मोटिवेशन ये किस तरीके से, तो जैसे रोटी कपड़ा और मकान में नीड्स हैं अपनी, ईश्वर ने मुझे ऑलरेडी वरदान दे दिया, अच्छी पत्नी दे दी, 2 अच्छे बच्चे दे दिए, ग्रैंड डॉटर दे दी, और इतना सब कुछ है कि जितना कंज्यूम करता हूँ उससे ज़्यादा ईश्वर दे रहा है। तो अब धीरे धीरे जब आप उस लेवल पे आ जाते हैं, परफॉर्मेंस की एक्सेलेंस को भी आप पार कर जाते हैं, तब समझ में आता है। और ख़ासकर ये जो मैं देवभूमि में इधर आ गया, कि जो डेप्थ है अपने वैदिक, उसमें एक एक लाइन, जैसे आपने ज़िंदगी का बोल करके एक उसमें कहा, तो एक एक जो आप कोई भी वेद उठा ले, उसकी एक लाइन जो है वो आपका पूरा जीवन कर देती है। जैसे एक है, पर नारी जननी समाना, कोई भी दूसरी औरत है वो आपको माँ है। अब ये क्रूड स्टेटमेंट लगेगा किसी को, पर आप देखिए पूरी सृष्टि का ये वो है। अगर ये चीज लोग समझ लें तो कोई भी बुराई सोसाइटी में नहीं होगी। जो अपन देखते हैं, सही बात, उनके साथ बदसलूकी नहीं होगी, कोई और भी चीजें जो मैं नहीं कहना चाहूंगा वो नहीं होगी। आप एक छोटी सी चीज, एक लाइन, ऐसी करोड़ों लाइनें हैं। तो बाद में अब ऐसा लगता है कि वास्तविक जीवन जो है वो लिटरेचर, पोइट्री, हर चीज़ है ना। आप कितनी खुशी होती है। परसों वो इगास जो आप अपना यहाँ की बूढ़ी दिवाली, जी, तो किसी ने आके मुझे बोला कि ये गुलगुले हैं। हम लोग, ये लोग भी गुलगुली बोलते हैं उत्तराखंड में, हम लोग वहाँ एमपी में, यूपी में उसको गुलगुला बोलते हैं। तो गुलगुला बनाना है ये, और पहनावा, अलग अलग व्यंजन, ये ना एक वरदान दिया हुआ है हमको। तो अब
ऐसा लगता है कि अब इस तरफ चीज़ें, लिटरेचर है, पोइट्री है, संगीत है, ये सब चीज़ों में अब रुचि बढ़ने लगती है। तो ये जैसे जैसे आप एडवांसमेंट होगा लाइफ में, ये चीज़ों का आपको महत्व समझ में आने लगता है। और इसमें कोई बड़े छोटे की बात नहीं है। पहले क्या होता है कि आपको पहले तो घर बनाना है, कमाना है, पैसे अर्न करने हैं, और एक बार जब आपने वो काम कर लिया फिर आपको समाज को देना है। तो उस समय ये जो मेरा जो न्यू फाउंड इंटरेस्ट है वो उसी तरफ है कि मैं अलग अलग, अब मैं अपने जो फैकल्टी कलीग्स हैं उनसे बोला है, मुझे अब उत्तराखंड के जो कवि हैं उनके बारे में, उनकी कहानियाँ, उनकी म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ का। कभी कभी बच्चों के साथ वो डांस भी मेरे को करा लेते हैं, जो अपने गढ़वाली डांस होते हैं, जौनसारी डांस होते हैं जी। तो ये एक, जब आपको अगर जीवन में ये जो लिटरेचर है ये अपने आत्मा को टच करता है, टेक्नोलॉजी ब्रेन को टच करता है, ये जो चीज़ें हैं ये आत्मा को टच करती हैं, तो अब उस तरफ ध्यान। और इसीलिए अब आपका ध्यान वेद की तरफ भी होता जा रहा है और आप चाह रहे हैं कि उसके बारे में भी जाना जाए। इतना बढ़िया ये बात चल रही है आज हमारी आपके साथ, और मुझे लगता है कि जब आपने इतना एक्सपीरियंस, इतना सारा आपके पास हो, तो उसका एक निचोड़ ज़रूर निकल के आता होगा, और ज़िंदगी पूरी जो है उससे कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमें लेसन्स ज़रूर मिलते रहते हैं। तो अगर आपसे मैं ये बोलूँ कि आप हमारे ऑडियंस के लिए क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, और आपकी ज़िंदगी का निचोड़ आप उनको किस प्रकार का देना चाहेंगे, यानी कि लाइफ्स लेसन्स? एक शब्द में है मेरा लाइफ लेसन, ओके, वो है ग्रेटिट्यूड। जी। आप, जैसा मैंने अपने वार्तालाप में भी मैंने आपको बताया कि एक चीज़ तो आपको ये करना चाहिए कि आपको अपने आप से खुश होना चाहिए। बिकॉज मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ और सबको बोलता है कि हम 7 बिलियन लोग हैं इस दुनिया में, कोई दो एक जैसे नहीं है, एवरीबडी इज डिफरेंट। ईश्वर ने हम सबको डिफरेंट बनाया है, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई अच्छा कोई बुरा, कोई स्मार्ट कोई डल, ऐसा नहीं है। इसलिए जो आप हो उस पर गुमान करो, जहां आप हो उस पर गुमान करो। आज मैं यूपीएस में हूँ, यूपीएस दुनिया की सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी है। 4 साल पहले आप मेरा इंटरव्यू लेती तो MIT ADT दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, और 3 साल पहले जाती तो जॉर्हट की काजीरंगा यूनिवर्सिटी बेस्ट थी। ठीक है, तो जहां भी आप ग्रेटिट्यूड, आप ईश्वर को, परमात्मा को अगर आप देंगे तो फिर आपको कुछ चीज़ों में कमी या बुराई नहीं लगेगी, ये ऐसे क्यों करता है। एक तो ये जजमेंट वगैरह नहीं करना चाहिए जी। ये कंपैरिजंस भी हम लाइफ में करते हैं। देखो उसका बेटा कितना अच्छा कर रहा है, देखो बड़ा भाई तुम्हारा क्या कर रहा है। तो अब उसमें मैं सबको ये कहूँगा, जो आपको ईश्वर ने दिया है उसका धन्यवाद दीजिए और उसका पूरा आनंद उठाइए। आप जहाँ हैं उस जगह का आनंद उठाइए। आपके जो मित्र हैं, जो लोग हैं, उनका आप सरोकार कीजिए, उनके साथ में आनंद उठाइए। जैसे ही आप क्रिबिंग करेंगे तो ग्रेटिट्यूड और क्रिबिंग जो है वो दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं। अगर जहाँ ग्रेटिट्यूड होगा वहाँ क्रिब नहीं होगी, काश ये होता तो ये हो जाता, मेरे पास भी ये होता, रिग्रेट नहीं आती है, क्योंकि ये तो गीता का सार है। आपका कुछ नहीं है, आप ना कुछ लेके आए हैं ना कुछ लेके जा सकते हैं। आपका एक रोल दिया गया है, आप अपना कर्तव्य करते जाइए और जो जो परमात्मा देता जा रहा है वो करते जाइए अच्छे से। तो ग्रेटिट्यूड अगर रहेगा तो खुश रहिए। मेरा सबको यही है, पेरेंट्स को, बच्चों को, आप खुश रहिए। आप खुश रहिए कि आपको भगवान ने बनाया है, आप खुश रहिए कि आपकी बेटी है, आपका बेटा है, आपकी वाइफ है, आप खुद हैं। खुश रहिए कि आपको जो भी दिया है, छोटा घर दिया है, बड़ा घर दिया है, ठीक है, सहस्त्रधारा रोड में रह रहे हैं या कहीं बाहर किसी जंगल में रह रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं आप। तो ग्रेटिट्यूड एक चीज़ है जिसको अगर आप जीवन में पाल लें तो आपको किसी से कोई शिकायत नहीं होगी। मुझे नहीं होती। मेरे पास टोयोटा है, आपके पास BMW है, होगी, ठीक है, अच्छी है। ये ज़रूरी नहीं कि आपकी BMW में आप ज़्यादा एंजॉय कर रही हैं, मैं अपनी टोयोटा में कम कर रहा हूँ, या मैं अपनी साइकिल पे नहीं कर रहा हूँ। ग्रेटिट्यूड इज द की।
इज द की। दैट मीन्स सर का ये कहना है कि ग्रैटिट्यूड शुड बी योर एटीट्यूड इन लाइफ। एब्सोल्युटली, वेरी वेल सेड। तो सर ये तो जीवन का सार निकल के आ गया, बट अभी तो आप यूपीएस में और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। सो इन द फ्यूचर वेयर डू यू सी यूपीएस एंड हाउ डू यू प्लान टू टेक इट फॉरवर्ड? थोड़ा सा करेक्शन में इसमें मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा हमारी फैकल्टी हैं जी, जो इंजन है इसकी, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं। फैकल्टी इज़ द की, यानी सब जो कुछ यूपीएस है वो हमारी फैकल्टी के कारण है और हमारे स्टूडेंट्स के कारण है। राइट। तो हम लोग जो कलेक्टिव हम लोगों ने सोचा है, दो तीन चीज़ें हम लोग, एक तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम लोग टेक्नोलॉजिकली एडवांस रहते हैं, आगे भी हम इसको और करने वाले हैं। तो टेक्नोलॉजी क्षेत्र में जैसे ये डेवलपमेंट है, हमारे सारे प्रोसेसेस ऑटोमेटेड हैं, यानी अब आपको कहीं पेपर पेन नहीं उठाना पड़ता है। ओके। आप यूपीएस को अप्लाई करिए, तब से लेकर के आप जब यूपीएस से निकलते हैं स्टूडेंट्स, आप सब कुछ आपके पास, आप ऐप दिया हुआ है, पोर्टल्स हैं, उस पर आप जाइए और करिए। ओके। ऐसे ही स्टाफ का भी है। अभी बाकी कुछ चीज़ें भी हमारे जो अभी के वाइस चांसलर साहब हैं वो लगे हुए हैं इस काम में कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव और नॉन टीचिंग प्रोसेसेस हैं वो सब भी डिजिटाइज हो जाएं पूरी तरीके से। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको एफिशिएंसीज अपनी पता लगती जाती हैं रन टाइम पे, वो आपको तरह तरह की रिपोर्ट्स देता रहता है। तो टेक्नोलॉजिकली कोई भी जो है वो अगर आगे बढ़ना है तो टेक्नोलॉजिकली आपको बहुत आगे स्ट्रांग होना है। आज जो देश, हम जो इकोनॉमी इतनी इम्प्रूव हो रही है, आपको ये खुशी होगी कि हमारा देश यूपीआई पेमेंट्स में नंबर 1 है वर्ल्ड में। जी। इतना अच्छा यूपीआई, गूगल पे और जो हम करते रहते हैं, एक वे ऑफ लाइफ है। हमारे सब्जी वाले, रिक्शे वाले सब आजकल वो बोलते हैं गूगल कर दो, गूगल कर दो। जी। ये एक आसानी से नहीं हुआ है, एक टेक्निकली इम्बाइबिंग हो गई है। आज गवर्नमेंट के प्रोसेसेस भी हैं, आपको सब कुछ ऑनलाइन है। आज आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो आपको कहीं जाना नहीं है, पोर्टल पे जाइए, अप्लाई कर दीजिए। आपको ज़मीन रजिस्टर करनी है, पोर्टल है, आप कर दीजिए। वहाँ खाली आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं। मैं खुद गया हूँ सहसपुर में, और वहाँ पे अब सब कुछ तो टेक्नोलॉजिकली हमको, और तो ऑलरेडी हम ट्रांजैक्शन लेवल पे बहुत अच्छे हैं यूपीएस, अब हम इसको आगे एनालिटिकल लेवल पे लेके जा रहे हैं। वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो उसको यूज़ करते हुए हर दिन अपने आप को आप चेक करते रहिए कि आप पहले दिन से बेटर हुए कि नहीं हुए। राइट। ये कंटिन्यूस एनालिसिस चलनी चाहिए इन एवरीथिंग, कोर्स डिजाइनिंग, कोर्स डिलीवरी, कोर्स इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशंस पे हम लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं। एनईपी बाद में आया, उसके पहले यूपीएस में हम लोग कंटिन्यूस इवैल्यूएशन पे चले गए थे। ओके। तो एक चीज़ तो ये है कि हम लोग टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड होंगे। उसी सिलसिले में ऐसा लगता है कि जो फर्स्ट फ्यू एक्सपीरियंसेस देश में आएंगे वो यूपीएस में होंगे। जैसे मेटावर्स की बात हो रही है, जी। हम लोग ने मेटावर्स पे ऑलरेडी हमारी लैब्स आ गई हैं। ओके। अब हम वॉल्केनो दिखाना होगी तो हम मेटावर्स पे दिखा सकते हैं। आपको 4 धाम की यात्रा यूपीएस में आई है, हम मेटावर्स में करा देंगे। आपको जाना नहीं पड़ेगा, आप वो पहन लेंगे, आपको पूरा एक्सपीरियंस वही आएगा। जो यहाँ पे भद्राज पे जो फेस्टिवल होता है जी, साल में एक बार, उसका पूरा हमने चित्रण किया हुआ। गवर्नर साहब ने हमको बोला था कि आप ये करिए। धामी साहब के साथ भी मिलकर, मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर के हम लोग, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है उसमें हम लोग एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स, एआर, वीआर को सारी लैब्स हमारी वैसे कन्वर्ट होकर के, ताकि बच्चे अपना जीवन खुद डिसाइड कर पाएं। यानी आप कल ये देखना चाहते हो कि मैं ये करूंगा तो कल क्या बनूंगा, हमारा सॉफ्टवेयर बताएगा बच्चों को। ओके। अच्छा, अगर ये नहीं हुआ सर तो क्या होगा, वो सिनेरियोज अलग अलग बताएगा। आपको वो जगह दिखेगी कि न्यूयॉर्क जाऊंगा तो कैसा लगेगा। इस पे काम चल रहा है, इसको बोलते हैं टोटल वर्चुअलाइजेशन जो होता है। यस। तो वो उस पे चल रहा है। दूसरा, जैसा आपने बोला, सोशल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एनवायरनमेंट में हम लोग चाह रहे हैं कि हम जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकें। और ये सौभाग्य है देहरादून शहर का, अपने देश के टॉप 10 रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में से 4 इधर हैं। हाँ जी। FRI है जी जी, जो वर्ल्ड में 5वें नंबर पे है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट।
वाडियाज का हमारा ह्यूमन जियोलॉजी वाला है। कुछ लोगों को मालूम नहीं, डील जो है इधर हरिद्वार रोड पे जाते हैं, हाँ जी, डिफेंस DRDO इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लिमिटेड। खुशी होगी आपको जान के कि जो इंडियन आर्मी जो नाइट इक्विपमेंट यूज कर रही है, आज की कैमरा और जो साइट एक्विजिशंस वो यहाँ बन रहे। उत्तराखंड गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है कि ड्रोन्स में हम कुछ बड़ा काम करें, हम लोग उसके साथ। तो एक ये कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट, इसमें हम UPS जो है वो और ऊपर हम उसको लेके जाना चाहते हैं। और तीसरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम को हम बहुत ऊपर लेकर के जाएं, उसमें हम सिमुलेशंस करेंगे। काफ़ी मैपिंग कर ली है हमने। ओके, उत्तराखंड के सभी डिस्ट्रिक्ट्स की जो उनका पहनावा, उनकी भाषाएं, उनकी स्किल्स, वो सब हम लोगों ने मैप कर दी हैं और उसी सिलसिले में आगे पूरे उसमें बढ़ाते रहेंगे। तो 3 चीज़ें हैं, एक तो टेक्नोलॉजिकल जी, एक दूसरा कंट्रीब्यूशन और तीसरा इंडियन नॉलेज सिस्टम। इस तीनों में UPS विल बी वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज नॉट ओनली इन द कंट्री बट इन द वर्ल्ड। वेरी नाइस। सो इतने सारे इनिशिएटिव्स सर, इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में आप बता रहे हैं, एंड इन योर लाइफ विच वन आर यू द मोस्ट पैशनेट अबाउट? एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट्स जो है, आई एम मोर दिस थिंग अबाउट एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट्स। ओके, तो जो भी इनिशिएटिव्स का काम करने को मिलता है, उसमें हम लोग कोई भी एनवायरनमेंट रिलेटेड चीज़ है, उसके प्रोजेक्ट्स जब हम उठाते हैं तो वो मुझे उसमें बहुत खुशी होती है। जैसे वाइल्ड लाइफ के भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, अपनी कुछ वनस्पति है। पहले आप देहरादून से बाहर निकलिए तो आपको मोर, हिरण क्रॉस करते हुए मिल जाते थे। हम तो UPS जाते हैं तो रात में लेपर्ड भी मिल जाते हैं जी, अब नहीं मिलते हैं जी, मैं जब आया था तब मिलते थे, अब लेपर्ड नहीं मिलते हैं। तो हम लोगों ने इनका टैगिंग शुरू किया है, जियो टैगिंग जानवरों का। ओके, इनके पैर में वो एक लगा करके टैग, ताकि इनको हम ट्रैक कर सकें, ताकि पोचर्स से इनको बचाएं, किसी जानवर को कुछ प्रॉब्लम है तो बचाएं। ऐसे ही वनस्पति है, कौन कौन से पेड़ हैं जो जिनको संरक्षण की ज़रूरत है। 300-350 जड़ी बूटी होती हैं। ऐसा कोई जगह नहीं है पूरी दुनिया में जहाँ 300 के ऊपर जड़ी बूटी पाई जाती हूँ। उत्तराखंड में है, हर तरीके की जड़ी बूटियाँ इधर हैं। उस पर काफ़ी मैपिंग करनी है, काफ़ी काम और भी साइंटिस्ट लोग कर रहे हैं और हम लोग भी कर रहे हैं। तो मुझे जो भी चीज़ एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी से होती है वो प्रोजेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है। राइट सर। सर, आपसे आज बातें करके और इतनी सारी चीज़ें जानी है हमने, और जो आपके अंदर एक फील ऑफ एवरीथिंग हैपन्स एट इट्स पेस, वो जो आप हमें बता पाए हो ना, वो बहुत अच्छा लगा आपसे जानकर, समझकर। और आई एम वेरी श्योर ऑडियंस कि आपको एक चीज़ तो बहुत क्लियरली समझ में आई होगी कि ज़िंदगी में जो भी करो, जिस भी सिचुएशन में हो, आप उसमें अपना पूरा 100% दे के करो। और ग्रैटिट्यूड, जो सर ने बोला कि उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लेसन यही है कि ग्रैटिट्यूड रखिए, और जहाँ पर भी हो, जो भी हो, आप उसे अच्छे से करें, सहेज कर करें, संजो कर रखें और अपना जीवन सुंदर बनाएं। और सर, आप हमारे साथ जुड़े रेडियो घाम छाया के साथ, हमारी इस स्टेशन में, जो हमारा रेडियो स्टेशन है, मुझे लग रहा है आज तो मतलब 4 चांद लग गए हैं, बिकॉज सर के जो डेकोरेशंस हैं, जिस तरह की उनकी पढ़ाई रही है, फिल्ड विद स्कॉलरशिप्स एंड मेडल्स everywhere wherever he has gone, तो all that goes to one thing, which is complete dedication and passion. थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया रेडियो घाम छाया पर आने के लिए और अपनी यात्रा हम सबके साथ साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और सभी रेडियो घाम छाया के जितने भी लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और एक ही चीज़ कहूँगा, खुश रहिए। जी, धन्यवाद।